देखिए, जैसे जैसे हमारी फिजिक्स आगे बढ़ रही है, हमारे पास वैसे वैसे एक नए नए टॉपिक आते जा रहे हैं। हाँ, हमारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर होते जा रहे हैं कि मोमेंटम क्या है, इम्पल्स क्या है, और हमने इम्पल्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ये टाइम जिस पे हमने दिया टॉपिक पर, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गए थे हमारे लिए। क्यों बन गए थे इंटरेस्टिंग? तो आंसर है कि उनको जहां पर हमें फिनिश करना था उतने में वो फिनिश नहीं होता है। असल में इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, तो हमें इसी तरह से नेचर को समझने के लिए उसकी डिटेल बारीकी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जिस नेचर को जानते हैं वो नेचर कौन सा है? तो आंसर है कि हम ऐसे नेचर को जानते हैं जिसमें एक बहुत छोटे 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 मॉलिक्यूल भरे पड़े होते हैं, और उन मॉलिक्यूल से, एटम से मिल मिलकर एक बहुत बड़ी बॉडी बन जाती है। यूनिवर्स बन जाता है, गैलेक्सी बन जाती है, सन बन जाता है, अर्थ बन जाती है। कैसे बनते हैं ये सब? हमने कहा था कि देखिए, ये एक मैटर है, उस मैटर में बहुत छोटे 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 पार्टिकल भरे हुए हैं इसके अंदर, और ये जो पार्टिकल इसके अंदर भरे हुए हैं, हम तो इसी को तो बोलते हैं कि बॉडी बन चुकी है। तो अब बहुत खास चीज हमें और दिखाई देती है, वो ये कि अगर ना मैंने अपने यूनिवर्स में उसी पार्टिकल के जैसा एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया, और उसी पार्टिकल के जैसा मैंने एक इतना सा लिया, उन दोनों को मैंने चूज किया स्टडी के लिए, और फिर मैंने डिसाइड किया कि देखिए, इनको धक्का दीजिए। तो धक्का देने में क्या हुआ? वो कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसे है, उसको धक्का लगाओ। ऐसे धक्का लगाया नहीं चलता, ठीक है? तो हमने कहा कि ये बहुत अड़ियल है, ये नहीं चलता है, एक काम करो, इसको फिर से धक्का लगा दो। एक और ताकत बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा दिया, और जैसे ही फोर्स को बढ़ाया, ये यहां से चल पड़ता है, चल पड़ता है। तो ये जो इसमें कैरेक्टर था कि मत चलो, ये कैरेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में? इनर्शिया। अच्छा, और इसी को हमने कहा था कि देखिए, ये एक बड़ी बॉडी है, इसको आपने दो ताकत से चला दिया, इसमें भी दो लगा के देखो, चलता है क्या? मैंने कहा नहीं चलता। तीन लगा दो, अभी भी नहीं चलता। फोर लगाइए तो जाके ये चल पड़ता है। और हम फिजिक्स में तो वो यही कहते हैं कि देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे और बड़े में फर्क क्या है? छोटे में बहुत थोड़े 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 मॉलिक्यूल भरे हैं, और बड़े में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हैं। यही तो फर्क है, एक भारी है तो एक हल्की है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हम इसको देखते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, इसके जितना मैं एक और ऑब्जेक्ट लेकर आता हूं, वो ऑब्जेक्ट ये रहा, इसी के जितना है। और ये चीज किससे बनी है? ये बनती है ये बहुत सारे मेटल से, रॉक से, सॉलिड से। और जो ये बनी है, इसमें क्या है? कॉटन। ऐसे करके कॉटन भरी पड़ी है। हमने इसमें 4 से चला दिया, तो ये भी 4 से चलनी चाहिए, 4 से। और जब मैंने इस पे पहले लगाया, तो ये पहले पे चल पड़ती है। तो हम सोचते हैं कि देखिए, इतनी बड़ी बॉडी, दोनों का साइज सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें करती हैं कि ये एक पे चल पड़ता है तो वो 4, उसके लिए 4 की ताकत चाहिए। हमने इसमें डिफरेंस करना इसमें स्टार्ट कर दिया। हमने कहा कि जो बहुत देर में चलता है, उसमें अड़ियलपन ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, और जिसमें एक से चल पड़ता है, उसका इनर्शिया कम है। फिर ना हमने इसकी बारीकी पे देखा कि इनमें वो अड़ियलपन, वो इनर्शिया कैसे आता है। तो इनर्शिया ऐसे आता है कि बहुत छोटी सी जगह में इतने सारे मॉलिक्यूल एकदम भरे पड़े हैं, और यही मॉलिक्यूल हमने छोटे छोटे छोटी जगह में बहुत सारे भर दिए, तो इसमें 1 लाख मॉलिक्यूल आ गए इतने बड़े जगह में। और वहीं पर इसमें काउंट किया तो केवल 1000 मॉलिक्यूल हैं। इसमें
1000 मॉलिक्यूल हैं तो इसमें 1 लाख। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि देखिए, हम अगर मॉलिक्यूल के हिसाब से किसी को बताएंगे कि वो कितना अड़ियलपन है तो करेक्ट है, लेकिन हर बार मॉलिक्यूल को काउंट करना तो आसान नहीं है ना। तो हमने ये कहा कि जिसमें बहुत सारे पार्टिकल भरे हैं उसका क्या ज्यादा है, मास, और जिसमें बहुत ही कम पार्टिकल भरे हैं उसका क्या है, उसका मास कम है। और यही मास वो प्रॉपर्टी बताएगा जो इसका इनर्शिया होगा। तो मास कितना है, हमने कहा देखिए आप इसको धक्का लगा दो, उसको धक्का लगाने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 से 10 हो जाएगी, और वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, तो आंसर है एक्सेलरेशन। धक्का लगाने से ये बॉडी चल पड़ती है। यही मेजरमेंट किसका होता है कि उसमें कितना मास है, ये फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, और ये जो मास होता है इसी मास को बोलते हैं हम इनर्शियल मास। जब हम आसपास अपने मास देखते हैं उस मास का नाम क्या है, इनर्शियल मास। तो बार बार इनर्शिया ना बोल के हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी का मास उतना है। अच्छा, और जब बॉडी दो आपस में एक दूसरे को खींचती हैं तो वो भी वही है, लेकिन अब यहां पर उस मास का नाम बदल के हम कह देते हैं कि ये कौन सा एक्शन है खींचने वाला, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल मास है, ग्रेविटेशनल मास। और वैसे ग्रेविटेशनल मास में और इनर्शियल मास में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस उनके एक्शन का काम अलग अलग है। एक ऐसे करके खींचता है तो एक ऐसे धक्का लगाने पर चल पड़ता है एक ही चीज। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इनर्शियल मास। इसका मेजरमेंट किससे करेंगे, धक्का लगाओ कितनी तेजी से इसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, देखो इसको धक्का लगाया मैंने 100 से, इसको भी लगाया, इसको मैंने लगाया, चलो दोनों को सेम धक्का लगा दिया, इसको भी 100 न्यूटन से, तो 100 में दोनों को धक्का लगाया, लेकिन जब ये चलता है तो इसका एक्सेलरेशन केवल 2 का है, और जब ये चलता है तो इसका एक्सेलरेशन 10 का, 10 की रफ्तार से बढ़ता है आगे। अब दोनों के इनर्शिया को देखो, मास को, इसका आगे 50, इसका आगे 10, तो किसका इनर्शिया कम है, किसका मास कम है, बस पता लग गया हमें ऐसे। तो मॉलिक्यूल को या एटम को काउंट मत करो, धक्का लगा के पता कर लो किसी बॉडी का इनर्शिया कितना होता है। अच्छा, यहीं से ना हमारे पास फिजिक्स में एक और बहुत खूबसूरत चीज आती है, वो ये है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाते हैं तो क्या होगा, क्या इसके कंटेंट, इसके एटम बदल जाएंगे क्या, आंसर नहीं बदलेंगे, बदलेंगे नहीं। क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जब हम इसको धक्का लगाएंगे, ठीक, तो जुपिटर पे जाके धक्का लगाना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों होगा, अभी डिस्कस करते हैं। अभी क्या सुना आपने कि पृथ्वी पर धक्का लगाना आसान है, मून पे ले जाएंगे तो उससे भी आसान है, जुपिटर पे ले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है, अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले एक बात का आंसर दो कि जब हम इसको जुपिटर पे ले जाएंगे, मून पे ले जाएंगे, गैलेक्सी में कहीं भी ले जाएंगे, क्या इसके एटम, मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे? नो, क्या इसमें क्या पढ़ते हैं हम, नो अमाउंट ऑफ मैटर, नो मास इज एवर लॉस्ट एंड नन इज एवर गेन। मतलब क्या कि नेचर क्लोज्ड सिस्टम है, कोई मास ना तो ऐड होता है कहीं से, ना तो कहीं पर गायब हो जाता है। यही तो होता है ना, तो इसका मास अपने आप तो कहीं गायब नहीं होगा, एटम तो कहीं गायब नहीं होंगे। ठीक है, एक फिजिक्स ऐसी आएगी जो ये बताएगी, देखिए मास को आपने पढ़ा कि मास और इनर्शिया, या तो कहें इनर्शियल मास, डू नॉट चेंज, ये नहीं बदलता। एक फिजिक्स ऐसी आएगी जो कहेगी कि रफ्तार में जाने से मास बदल जाता है।
क्या एटम कम हो गए या मॉलिक्यूल कम हो गए? तो मास कैसे बदल गया? सोचना है ना कि मास कैसे बदल गया। तो मास ऐसे नहीं बदल गया कि हमने देखा मास बदल गया। मास बदलने का एक रूल होता है, वो रूल सुनो। उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में कि देखिए मेरे पास ये चौक 20 ग्राम की है, मेरी रफ्तार चलने की लगभग 1 लाख मीटर पर सेकेंड है। 1 लाख मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं मैं। और तब मैं देखता हूं कि मेरा जो मास है, मेरे हाथ में ये चौक है, उसका मास अभी भी 20 ग्राम है। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपका नजरिया अलग हो जाएगा। वो कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, 20 ग्राम नहीं है ये 50 ग्राम है। मैंने कहा 20, लेकिन आपने कहा 50। एक ऐसी फिजिक्स आने वाली है जो मास को अलग बता देगी। तो मास को अलग बताने के लिए एक फॉर्मूला है उस फिजिक्स में, वो फॉर्मूला है इस तरह से। ये मास है तो ये कौन है? ये उस फिजिक्स में निकाला गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सब कुछ डिसाइड करता है कि मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर अगर हम बात करते हैं कि ये चीज क्या है, तो यह है लाइट की रफ्तार। कितनी होती है? तो लाइट की रफ्तार होती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 10 की पावर 5 किलोमीटर, और मीटर में 10 की पावर 8। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी रफ्तार होती है ये। अगर ये रफ्तार 20 है, 50 है, 100 है, तो बताओ 100 में और इसमें कोई कंपैरिजन है क्या? कहां 100 और कहां 3 लाख? कोई कंपैरिजन है? तो क्या बोलेंगे कि 100 के मुकाबले 3 लाख इनफाइनाइट की तरह दिखता है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो ये बताओ कि समथिंग अपॉन में एकदम बड़ा नंबर लाइक इंफिनिटी क्या होता है? ये 0। तो ये पूरा कितना बन जाएगा? 0। और 1 में से 0 कम कर दो। अगर 1 में से 0 कम करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और रूट का निकालेंगे 1, रूट का 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। और किसी के मास में अगर 1 हो और लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात होती है। अब मास में कोई फर्क नहीं आएगा। कब नहीं आएगा फर्क? तब नहीं आएगा जब रफ्तार कितनी होगी? जब रफ्तार 100 होगी, 200 होगी, 300 होगी। मतलब इतनी कम रफ्तार कि इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम। 1000, 1000। अब सोचो कि एक इंसान 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर जाता है, बहुत बड़ी बात है ये। 1 सेकंड में 1000 पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मान लिया तो भी 1000 कहां और 3 लाख कहां? दोनों में कोई कंपेयर नहीं है। इनफाइनाइट मानेंगे इसको हम। अब बताइए, क्या हमारी दुनिया में 1000 से चलने वाला कोई है ऐसा? 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर कोई नहीं है। तो क्या हम अपनी दुनिया में मास को बदलते हुए देख सकते हैं? नहीं। मास को बदलते हुए तभी देख सकते हो जब ये नंबर कैसा हो, ये रफ्तार लाइट के इसके आसपास होगी। और जब इसके आसपास रफ्तार होगी लाइक 1 लाख, 2 लाख, इतनी रफ्तार होगी, तब जाके किसी बॉडी का मास बदल जाएगा। उसको भारी लगेगा ऑब्जेक्ट। किसको लगेगा? जो चल रहा है उसको नहीं, जो देखता है उसको भारी लगेगा। वो बोलेगा कि आपके पास जो मास है ना 50 ग्राम का है, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होगा उस टाइम। तो क्या समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे कि ऐसी फिजिक्स भी आने वाली है जो मास को बदलता हुआ बताती है। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो मास नहीं बदलेगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन में कुछ भी हो तो 0, 1 में से 0 गया 1, फिर 1 का रूट निकालोगे, समथिंग अपॉन में 1, दैट इज m। जब ऑब्जेक्ट रुका है तब मास बदलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब चलता है लाइट के बराबर, लाइट के पास, तब जाके मास बदल जाएगा। और लाइट के पास दौड़ने वाली रफ्तार, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। 1 लाख, 2 लाख, उस स्पीड का नाम क्या पढ़ोगे? अब से
रिलेटिविस्टिक स्पीड। और जो नॉर्मल दुनिया में रफ्तार होती है वो नॉर्मल स्पीड। इट इज क्लासिकल स्पीड, न्यूटन की स्पीड। न्यूटन की जो स्पीड हम मानते हैं न्यूटन के वर्ल्ड में, इट इज न्यूटोनियन स्पीड, क्लासिकल स्पीड। उस वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, यहां पर कौन लागू होता है? न्यूटन, गैलीलियो, इसमें ये लागू होते हैं। इसलिए हमें न्यूटन को सही मानना पड़ता है कि न्यूटन ने जो बताया वो एकदम करेक्ट है। और जब एकदम दूर चले जाएंगे इस रफ्तार में, तब न्यूटन गलत हो गए, तब आइंस्टीन की बात आती है। आइंस्टीन के लिए रिलेटिविस्टिक स्पीड, मास बदल जाएगा। ठीक है, हमारा कंसर्न ये नहीं है, लेकिन आपको बस इतना नॉलेज देना था कि देख लो ऐसा भी होता है। याद करना वो जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मास बहुत दूसरी स्पीड में जाने पे बदल सकता है। एक बार फिर से देखते हैं इनर्शियल मास किसको क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं। इनर्शियल मास को मेजर करने का तरीका, धक्का दो और वो कुछ एक्सेलरेट करेगी, हो गया मास मेजर। ठीक है, अब हमारी फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि अब इस बात पे फोकस करो कि जो हम धक्का किसी को लगाते हैं, अगर वही धक्का जुपिटर पे लगाए तो क्या होगा? तब आप कहोगे कि जुपिटर पे जाने पर तो ऑब्जेक्ट बहुत भारी हो जाता है, मून पे जाएंगे तो हल्का हो जाएगा। जहां पर हल्का होगा वहां पर आसानी से धक्का दे सकते हैं, जहां भारी होगा वहां पर बहुत मुश्किल होगी धक्का देने में। तो इसका मतलब क्या है कि धक्का देने में अगर मुश्किल होगी तो क्या मास अलग अलग जगह जाकर बदल रहा है क्या? लग रहा है ना कि बदल रहा है मास। लेकिन अब सुनो, फिजिक्स से ठीक कर दो। ठीक कैसे करेंगे? तो आंसर है कि जुपिटर पे जाने पर क्या बदलता है। तो जुपिटर पे जाने पे जो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स है, और उस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बदलती है, उसका मास नहीं बदलता। और इसके बदलने से क्या फर्क होता है? इसके बदलने से चीजें भारी और हल्की लगती हैं, और जब चीजें भारी या हल्की लगती हैं तो वो मास नहीं है, उसको हम पढ़ते हैं कि वो वेट होता है। चलो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर करते हैं कि मास क्या है, वेट क्या है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप पूछोगे कि मास अगर बदल रहा है, अगर हम जुपिटर पे लगाएं तो बहुत ज्यादा लगता है। मैंने कहा करेक्ट है। तो मास को हम अर्थ पे, अर्थ के मेजरमेंट के लिए एक मानते हैं कि वहां मास नहीं बदलेगा। जुपिटर पे जाओगे तो आपको भारी लगता है लेकिन मास नहीं बदलेगा। तो कहां जाएं जहां पर हमें वो ऑब्जेक्ट एक ही जैसा लगे? फ्री स्पेस में चले जाओ, स्पेस में जाओ और वहां पर आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब हर जगह मास कैसा है? सेम। फ्री स्पेस में गए, जो था ये नो एक्सेलरेशन, वहां भी ठीक है, इधर कोई ग्रेविटी नहीं, जिससे धक्का लगाया वो इसका मास। एक काम करो, यहां छोड़ के दूसरे कोने में जाओ, वहां गए, धक्का लगाया, नो एक्सेलरेशन, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो जो लगाया धक्का यहां पर, वो धक्का लगाया यहां पर, दोनों सेम। तो मास की कैलकुलेशन कहीं भी करो सेम होती है। बदलती क्यों है? क्योंकि हमने आसपास इस पे और भी ज्यादा इंपैक्ट ला दिया। वो इंपैक्ट क्या है? दूसरी फोर्स। और जब किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स काम करती है तो बताओ क्या होता है? उसमें एक नेट रिजल्ट पैदा हो जाता है, और हम नेट रिजल्ट के थ्रू ये नहीं बता सकते कि मास कितना है। हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो सब जगह सेम होता है। तो अर्थ पे कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटी का। तो अर्थ के मेजरमेंट के लिए हम ग्रेविटी को मानते हैं कि ग्रेविटी हर जगह सेम है। तो एक काम करो, ग्रेविटी हर जगह सेम ही है, चाहे इस कोने में जाओ, चाहे उस कोने में जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ। अगर ग्रेविटी हर जगह सेम है तो एक काम करो, अभी उसको इग्नोर कर दो। जिससे आप धक्का यहां लगाते हो उतनी ही परेशानी यहां भी होगी, उतनी परेशानी यहां भी होगी, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह सेम है। फिर इस ग्रेविटी को छोड़ के दूसरी ग्रेविटी में जाओगे तो क्या होगा? दूसरी ग्रेविटी में जाने में यही ऑब्जेक्ट धक्का लगाने में भारी लग रहा है। लेकिन भारी क्यों लग रहा है?
अब ग्रेविटी का फोर्स बदल गया, हमारी भी फोर्स है, ग्रेविटी की भी फोर्स है, इंपैक्ट बदल गया। लेकिन एक रेफरेंस के लिए हम ये मान लेंगे कि एक रेफरेंस जो कि अर्थ है, अर्थ के लिए ग्रेविटी सेम है हर जगह, तो अर्थ के लिए इसका मास कैसा है, सेम। जुपिटर पे गए, मास सेम है, फर्क किस बात का आया, फर्क आया केवल कि यहां पर ग्रेविटी ज्यादा ताकत से खींचती है। फिर से एक बात का आंसर, दूसरी जगह जाने पर हमें इसको धक्का देने में तकलीफ होती है, क्या मास बदला, नहीं, क्यों इसको फिर धक्का देने में तकलीफ क्यों होती है, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वहां की ग्रेविटी अब बदल गई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कि मैंने इसको यहां धक्का दिया तो मेरी फोर्स 10, ग्रेविटी नीचे 10, धक्का दिया, करेक्ट। फिर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर ग्रेविटी 20, मेरी फोर्स 10, अब धक्का देने में तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है, एक फोर्स दो फोर्स, ग्रेविटी चेंज हो गई। तो मेरे मास में, इसके मास में कोई फर्क नहीं आया, क्या चेंज हुआ है, 10 से 20, आया दिमाग में, ओके। अब हम थोड़ा सा वेट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए वेट क्या होता है ये, तो हमने कहा कि जब मैं ऐसे करके खड़ा होता हूं तो मुझे अपना वेट बॉडी का पता लग जाता है, ठीक है, कैसे पता लगता है आपको, तो हमने ये बोला कि हम जहां पर खड़े होते हैं हम ना उस बॉडी से कांटेक्ट बना के रखते हैं, हमने ऐसे कांटेक्ट बनाए सरफेस से, और जैसे सरफेस से कांटेक्ट बनता है एक फोर्स लगती है, वो फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी हमें कुछ फोर्स से नीचे खींच रही है, और अगर हमें ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो जिस सरफेस पे खड़े हैं हम उस सरफेस को हम दबा रहे हैं, लेकिन सरफेस नीचे जा रही है क्या, इसका क्या मतलब है, नेट रिजल्ट जीरो। और नेट कब जीरो होता है, अगर ये ग्रेविटी mg तो एक रिएक्शन फोर्स यहां से लगती है, और वो रिएक्शन कौन दे रहा है हमें, सरफेस। जैसे अगर मैं इसको ऐसे पुश करता हूं तो कांटेक्ट हो गया, जब मैंने पुश किया तो एक रिएक्शन मुझे मिलता है, सबूत क्या रिएक्शन मिलेगा, तो मैं इस धक्के को, इसको मैं फील कर सकता हूं कि मेरे हाथ पे कुछ लग रहा है, और उसी फील को हम क्या बोलते हैं, वेट, कि हमने अपना वजन नाप लिया, उसी फील को वेट बोलते हैं। और फील में जब हम किसी को फील करते हैं तो फील करने का मतलब क्या है, कि वो असल में नहीं है, केवल हमारी एक इमेजिनेशन है, एक थॉट है। जैसे यहां देखो, जब ये इंसान इस पे खड़ा होकर सरफेस को दबाएगा तो सरफेस इसको एक फोर्स लगा रही होगी, और वो फोर्स यहां पर आई क्या, नहीं, यहां पर आई क्या, नहीं, अब आई, हां, अभी क्यों आई, क्योंकि अभी कांटेक्ट हो गया। लेकिन ये मॉलिक्यूल इसको दबाते नहीं है, ये जब इसको दबाता है तो इनको दबाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, रिएक्शन, अपरेंट फोर्स, अभी है नहीं, अभी है नहीं, अब आ गई, आ गई मतलब क्या, अपरेंट। तो वेट क्या है, वेट असल में जब हम कहीं पर खड़े होते थे, रिएक्शन, एक फीलिंग, और उसी फीलिंग को बोलते हैं हम फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो वेट इज ए फोर्स विच वी एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे करते हैं एक्सपीरियंस, तो आंसर है रिएक्शन फोर्स के जरिए। कहां होती है रिएक्शन फोर्स, तो मैंने कहा रिएक्शन फोर्स तो हर जगह है, अब ऐसे दबाएंगे तो भी रिएक्शन है, हाँ, और किसी चीज को ऐसे दबाएंगे तो भी रिएक्शन है, ऐसे करके दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया तो भी रिएक्शन मिलेगा। तो वेट रिएक्शन है कि नहीं, हम देखते हैं कि ऐसे तो वेट नहीं होता। वेट क्या होता है, वेट हमने अपने आप से बनाया कि जब हमें कोई पूरा का पूरा हमारे फोर्स को, पूरे शरीर के धक्के को झेलेगा तो उसको हम वेट कहेंगे। पूरा शरीर कहां पर है हमारा, हम ऐसे कहीं खड़े हो जाते हैं तो क्या केवल हमारे पैर से हम उसको दबाते हैं, नहीं, हम उसको अपनी पूरी बॉडी से दबाते हैं, कंप्लीट बॉडी से किसी चीज को दबाते हैं। और कंप्लीट बॉडी से अगर हम किसी को एक्शन देंगे
तो हमें भी उस कंप्लीट बॉडी का रिएक्शन मिलता है, और उसी कंप्लीट बॉडी के रिएक्शन को ही हम वेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। अगर मैं इसको यहां से प्रेस करता हूं, देखिए बदला नंबर, ऐसे बदल रहा है ना। अगर मैं इसको और ज्यादा प्रेस करूं तो बदल रहा है। तो ये क्या है? क्या ये मेरी बॉडी का वेट है? नहीं, ये रिएक्शन है। और इसी स्केल से क्या करते हैं, पूरी बॉडी का रिएक्शन मेजर करते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, अपने हैंड का रिएक्शन मेजर करता हूं। रिएक्शन कर लिया मेजर। अब इस पे अगर खड़े हो जाऊंगा तो पूरी बॉडी का एक रिएक्शन मिल जाएगा। तो वेट इज जस्ट ए रिएक्शन। ऐसे दबा दिया, रिएक्शन मिल गया। क्यों मिल गया रिएक्शन? तो आंसर है, अगर हम इस सरफेस पे ऐसे करके खड़े होते हैं तो खड़े होने से ग्रेविटी एक्शन लगा रही है, हमने इसको दबा दिया उसी एक्शन से। जैसे ही दबाएंगे इसका एक रिएक्शन, और उसको हम मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो वेट क्या है? एक एक्सपीरियंस करने वाली फोर्स, रिएक्शन फोर्स। किस वजह से आती है? इस वजह से, ग्रेविटी की वजह से, जी की वजह से। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि एक मैरी गो राउंड पे जाते हैं, झूला झूलते हैं, तो क्या होता है, झूला ऐसे गया, हमें बहुत डर लगता है। तो जब ऐसे करके आता है तो हमें और डर लगता है। ये डर क्या है? डर एक्सपीरियंस है। डर एक तरह का एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस कैसे आता है? सुनो, हमें वो डर क्या लगता है? अगर आपकी बॉडी का वजन अचानक से कम हो जाएगा तो क्या बोलोगे, अरे ये क्या हो रहा है? और अचानक से बढ़ जाएगा तो डर तो लगेगा ना। और वही डर हम मैरी गो राउंड पे फील करते हैं। अगर मैं किसी सरफेस को ऐसे पुश करता हूं जोरों से, तो इसने मुझे क्या दिया? रिएक्शन। और उसी रिएक्शन को मैंने बोला कि इट इज ए फोर्स। जब मैरी गो राउंड पे ये ऐसे गए पीछे की तरफ, तो हमारी बैक सीट से पुश करती है। वो चीज क्या है? एक्शन। हमें क्या फील हुआ? रिएक्शन, कि देखो मेरा वजन अब बढ़ गया। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपको वेट लगेगा। और जब मैरी गो राउंड नीचे की तरफ आता है तब हमारी बॉडी इस सरफेस को छोड़ के आगे आ जाती है, और वेट कम हो गया अचानक से। फिर रुकता है, फिर ऐसे अचानक से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक्शन रिएक्शन कंटिन्यू बदलता है। हमारा एक्सपीरियंस हर एक सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में चेंज होता रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि ये देखिए हमारा वजन बदल रहा है। अगर आप किसी झूले में झूलने जाते हैं तो क्या होता है? एक झूला ऐसा होता है जिसमें हम ऐसे बैठते हैं, वो गोल गोल घूमता है। गोल घूमने से क्या होता है? तो आंसर है, एक फोर्स लगती है। उस फोर्स के कारण हम यहां दबते हैं, फिर वो यहां आता है अचानक से, अब दबाव हट गया, फिर दबाया, रिएक्शन, फिर यहां आया, दबाव हट गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो एक्सपीरियंस, रिएक्शन बदल रहा है कंटिन्यू। और उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? डर लगना, वेट का कम होना और बढ़ जाना। और जब बॉडी का वेट कम या ज्यादा होता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग बदल जाती है। कैसे बदलती है अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या समझ में आ गया कि वेट किस वजह से आया? रिएक्शन। कौन देगा रिएक्शन के लिए? जरूरी कौन है? तो हमने कहा किसी बॉडी का मास तो सेम रहेगा, तो बदलने वाला कौन है? एग्जैक्टली। कैसे कैसे? तो ये चीज क्या होती है? वेट। इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। तो वेट इज ए फोर्स, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। अब हम ये सोचते हैं कि अब हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारा वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ गया मतलब एक्सपीरियंस, रिएक्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया। और रिएक्शन कब आता है? रिएक्शन तभी आता है जब कोई ना कोई एक्शन होता है। इसका मतलब कि आपने किसी को ज्यादा ताकत से दबा दिया तो आपको क्या लगेगा? वेट बढ़ गया। सोचिए, जब कोई आदमी किसी एरोप्लेन से नीचे छलांग लगाता है तो लगाते लगाते वो अचानक से पैराशूट खोल देता है, और पैराशूट खोलने से पैराशूट उसकी बॉडी को पीछे से खींचता है, और जब वो खींचेगा तो उस इंसान को पता लग जाएगा कि उसका रिएक्शन कितना हो रहा है।
पैराशूट उसको ऊपर खींचता है, या तो कहें कि पैराशूट को वो आदमी नीचे खींचता है, एक्शन नीचे देता है और पैराशूट रिएक्शन ऊपर देता है, और वही रिएक्शन से उसका वेट फील होता है। अब हम इसी रिएक्शन को मेजर करने जुपिटर पे चले गए। जुपिटर पे जाएंगे तो ये जो जी है वो 10 से बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 3 टाइम्स जी हो गया, 3g हो गया, मतलब 10 का 3 टाइम्स 30 गुना बढ़ गया। तो बॉडी का मास भी बढ़ेगा कि नहीं, बॉडी का वेट रिएक्शन भी बढ़ेगा। और जब हम किसी बॉडी का वेट बढ़ता है तो क्या मास बदलता है? तो बॉडी का वेट बढ़ने से मास नहीं बदलता, क्या बदलता है? एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं कि हम जितना फोर्स फील कर रहे हैं, कितनी फोर्स है आपका, वेट कितना है, हमने कहा 1g। अच्छा 2g कब होगा? जब एक्शन ज्यादा होगा। एक्शन ज्यादा कब होगा? निकालो, चलो करते हैं कैलकुलेशन। देखिए एक्शन ज्यादा कब हो रहा है, हमारी रियल लाइफ में सबसे बेस्ट एग्जांपल लिफ्ट में होता है। लिफ्ट में एक्शन ज्यादा या कम कैसे होता है उसको समझते हैं, तो हमें आने वाली फिजिक्स पूरी समझ में आ जाएगी। अच्छा, लिफ्ट के 3 केस, जब वो रुकी होगी, जब वो ऊपर जाएगी और जब वो नीचे आएगी। ये 3 केस में एक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये इंसान यहां खड़ा है लिफ्ट के अंदर, तो उसने देखा कि लिफ्ट अभी नहीं चल रही है, नो मोशन, लिफ्ट रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। तो यहां पर कितनी फोर्स है? एक 2 फोर्स। जितनी बड़ी ये उतनी ही बड़ी ये भी, जितना अमाउंट इसका उतना अमाउंट इसका, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। और जब किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स काम करती है तो क्या कहते हैं? नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल्स टू में m इंटू ए। तो कितनी फोर्स है नेट? यहां देखो, किसको पॉजिटिव लें किसको माइनस, आप डिसाइड करके बताओ। ऊपर वाले को पॉजिटिव लें, ठीक है, तो अपर पॉजिटिव है। अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये वाली कौन सी है? तो ये उससे माइनस में आ जाएगी, और ये mg। क्यों माइनस में? फोर्स एक वेक्टर है, डायरेक्शन उसमें मायने रखती है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल्स टू में a कितना है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चलता है कि mg इक्वल्स टू r। रिएक्शन कितना है? जितना हमारा वेट है। ये चीज क्या है? ये चीज हमारा वेट है। जितना वजन है उतना ही वजन फील होगा। कब? स्टेशनरी। अब हम आते दूसरे केस में, केस नंबर 2। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप। वो ऊपर जाएगी, और ये एक्सीलरेशन, करेक्ट है। नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए। डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव है? ये वाली, तो नेगेटिव ये वाली। ये कितना है? तो ये दिखता है हमें, तो ये पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव, mg नेगेटिव है तो नेगेटिव। इक्वल्स टू में a है कि नहीं? है। पॉजिटिव की नेगेटिव ऊपर देखो कौन सा है? पॉजिटिव, तो ये। अब यहां से रिएक्शन कितना आ जाएगा? रिएक्शन मतलब हमारा वेट, ये देखो हमारा वेट, तो वेट कितना हो जाएगा? एम ए प्लस में एम जी। और यहां दोनों में m कॉमन ले लो,
m कॉमन, तो a प्लस में g। ये क्या हो गया, पहले g था, अब वो कुछ बढ़ गया, और जब g बढ़ जाएगा तब वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी बॉडी का वेट बढ़ गया। अगर मानो कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर जिस रफ्तार से जा रही है उसका एक्सेलरेशन 10 है, और 10 किसका होता है, g का, तो कितना हो जाएगा ये m g प्लस g में 2g, तो m 2g। मानो कि लिफ्ट और भी तेजी से जा रही है, कितना एक्सेलरेशन है 20, और 20 का मतलब 2g, तो 2g प्लस में g 3g, और 3 से जाएगी ऊपर 30 से, तो ये 4g। तो वेट का क्या हो रहा है, वेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले इसका मास था, यहां देखो W इक्वल्स टू m इंटू जी, उसका मास मानो 5 है और g कितना है 10, तो वेट कितना हो गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, kg कहां गया, हम तो किलोग्राम में बताते हैं, हाँ तो किलोग्राम कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये टर्म हमें पता है कि पूरी अर्थ को एक फ्रेम माना है, एक रेफरेंस, तो ये हर जगह सेम होगा। और जब हर जगह सेम होगा तो बार बार मत बोलो, तब क्या बोलोगे, केवल 50 kg 60 kg, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब जगह पर सेम है, तो उसको बार बार ना बोलने से अच्छा ये बोल दिया 15 न्यूटन। यहां देखो मास 5 है, 4 इंटू में जी कितने 10, कितना हो गया 40 इंटू 5 200, तो कितना वजन हो गया उसका 200 किलोग्राम। सोचो 50 से 200 कितना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। और यही तो होता है, क्योंकि इसमें एक एक्शन और आ गया, वो एक्शन कौन सा है, लिफ्ट का ऊपर जाना। अब लिफ्ट को नीचे लेकर आते हैं, डाउनवर्ड मतलब कमिंग, ये फोर्स लगाएगा एक्शन mg, वेट मिलेगा रिएक्शन, और लिफ्ट आ रही है नीचे, और हमने पहले ही कह दिया कि ये डायरेक्शन प्लस है तो ये वाली माइनस है, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल्स टू में m इंटू ए, ठीक है। नेट कितना है, अगर r पॉजिटिव वाला है तो mg नेगेटिव वाला, और इस केस में a की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। r निकालो तो क्या आ जाएगा, ये आ गया माइनस में m कॉमन, ठीक, ये तो माइनस का m नहीं, a कॉमन है, m कॉमन, तो a माइनस में g, या तो माइनस a प्लस g, एक ही बात है। ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा, g पॉजिटिव a नेगेटिव, तो g माइनस a। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में वजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वेट कम लगेगा, तो वेट यहां पर डिक्रीज और यहां पर इंक्रीज। जब रुकी हुई है तो सेम, ये तो है। अब ना इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, सुनो। ये वो आइडिया है जहां से आइंस्टीन की पूरी दुनिया बदल गई थी। उन्होंने एक्सपीरियंस किया था जब वो किसी लिफ्ट में गए और लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी उनको अपना वजन बढ़ता हुआ लगा, और जब लिफ्ट नीचे आ रही थी उनका वजन उनको कम होता हुआ लगा। इसमें दुनिया बदलने वाली बात क्या है, ये तो हम भी फील करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर जाती है हमारा वजन बढ़ता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा वजन कम होता है, ये तो हम भी फील करते हैं। अच्छा, इसमें क्या खास था, तो सुनो।
उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा जो उनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था, और उसी एक्सपेरिमेंट ने जो लिफ्ट के अंदर हुआ था उसी ने पूरी फिजिक्स को बदल के रख दिया। आज ब्लैक होल, ग्रेविटी, टाइम, हर चीज को उसी बातों से एक एक करके जोड़ते हैं और दुनिया की मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने ये सोचा कि देखिए, जब मैं किसी लिफ्ट के अंदर बंद हूं, लिफ्ट हर तरफ से बंद है, या जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को मैंने किसी रस्सी से बांधा हुआ है और वो कमरा चलता नहीं है। जब कमरा नहीं चलेगा तो आपका वजन बढ़ेगा क्या, कम होगा क्या, सेम रहेगा। अच्छा, मैं अगर कमरे को ऊपर खींचता हूं तो वजन बढ़ता है, और कमरे को अगर मैं छोड़ दूं और नीचे गिरेगा तो वजन घटेगा। उन्होंने सोचा कि देखिए, क्या हो अगर मैं लिफ्ट जो नीचे आ रही है उसकी रोप कट कर दूं। वो कट कर देंगे तो कमरा चारों तरफ से बंद है, लिफ्ट हर तरह से बंद है, तो लिफ्ट जब नीचे की तरफ गिरेगी तो लिफ्ट के अंदर फ्लोट करेंगे, लिफ्ट के अंदर वो फ्लोट करेंगे। ये एक्सपीरियंस कैसा है? तो सुनो, ऐसा मानो कि लिफ्ट ना बहुत बड़ी है, जितना आपका कमरा, और उस कमरे के अंदर, रूम के अंदर हर तरफ स्टार, प्लेनेट, स्टार, पूरा स्पेस, डार्क डार्क फोटो लगा दो तो आपको कैसी फीलिंग होने वाली है कि आप स्पेस में हो। और वही लिफ्ट के अंदर भी सिनेरियो होगा कि लिफ्ट के अंदर मानो कि सब तरफ स्पेस है, बाहर का तो आप देख नहीं सकते। जब रस्सी कटेगी वो फ्लोट करेंगे, कैसा फील होने वाला है उनको कि वो कहां पर है, स्पेस में। और अगर आपका कमरा या लिफ्ट स्पेस में है और फिर उसको मैं रस्सी से पकड़ के ऊपर खींचता हूं, रस्सी से पकड़ के ऊपर खींचता हूं, ये आप स्पेस में हो, ठीक। मैं आपको जी के एक्सेलरेशन से ऊपर खींचता हूं। जब लिफ्ट को मैं खींचूंगा तो आपका पैर इस पर टकराएगा, टकराएगा तो आपको लिफ्ट कहां दबाएगी, आप लिफ्ट को नीचे दबाओगे। लिफ्ट आपको क्या देगी, एक रिएक्शन। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप घर में बैठे हो। अगर किसी लिफ्ट को हम जी के एक्सेलरेशन से ऊपर खींचते हैं, जी के एक्सेलरेशन से ऊपर, देखो कैसे, R इक्वल्स टू रिएक्शन वेट, ठीक है। ये आपका जो ग्रेविटी का जी है वो तो जीरो हो गया। अगर आप स्पेस में हो तो ये तो जीरो हो गया, तो क्या बचा, केवल m इंटू ए, ठीक है। मैंने ए को जी की रफ्तार से ऊपर खींचा, जब खींचोगे तो क्या लगेगा आपको, आपका वेट फील होगा। तो आप स्पेस में हो कि अर्थ में हो, पता नहीं लगेगा। तो बताइए ग्रेविटी कहां गई? स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं थी, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी बनी कि नहीं बनी? अगर मैं स्पेस में लिफ्ट को जी से खींचता हूं तो ग्रेविटी बनी कि नहीं बनी? बन गई। और जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन। जी क्या है? तो बताइए ग्रेविटी कैसे बनी? एक्सेलरेशन से। तो ग्रेविटी ही कौन है? एक्सेलरेशन। बस ये वो टाइम था जब इनकी दुनिया बदल गई थी कि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। और ग्रेविटी ही क्या चीज है? एक्सेलरेशन है। और आप स्पेस में हो कि अर्थ पर हो, ये बात पता नहीं लग पाएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, इक्वल। जो फीलिंग आपको अर्थ पे हो रही थी लिफ्ट के गिरने से, वही फीलिंग आप स्पेस में रहो, फ्लोट करोगे, लिफ्ट में हो, फ्लोट करोगे, तो दोनों फीलिंग एक जैसी होने वाली है। अच्छा, इस सारी बातों को ना इकट्ठा सम अप करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो सुनो, एक इंसान ने किसी एरोप्लेन से जंप लगा दिया, ठीक है, वो गिरता है, नीचे कोई जमीन नहीं आई। जब नीचे कुछ नहीं आया तो ये एक्शन किसको देगा? रिएक्शन कैसे मिलेगा?
एक्शन रिएक्शन तो तब मिल रहा है कांटेक्ट हो। अभी तो ग्रेविटी से कांटेक्ट ही नहीं है, सरफेस तो यहां आएगी, लेकिन ये तो यहां पर है। यहां पर इसका पैर जमीन पर टच हुआ क्या, एक्शन देगा क्या, रिएक्शन मिलेगा क्या? तो रिएक्शन भी नहीं मिलेगा, और रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वेट भी नहीं फील होगा इसको। तो इंसान जब फ्री फॉल गिरता है, फ्री फॉल करता है, फ्री होके गिरता है, उसको टच कोई नहीं करता, तो फ्री है, टच कोई नहीं करेगा, फ्री होके गिरता है ऐसे करके। अब टच हो गया तो अब है वेट। यहां पर वेट है क्या? तो इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, नो वेट, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है? इंसान को वेट फील नहीं होता, वेटलेसनेस। तो बताइए, जब आइंस्टाइन उस लिफ्ट में नीचे आ रहे थे, लिफ्ट को कट कर दिया, उनका पैर लिफ्ट के, ये लिफ्ट की सरफेस, जैसे ही लिफ्ट को काट दिया, ये वाली सरफेस बड़ी तेजी से नीचे आई और ये कहां रह गए? हाँ, कुछ टच हुआ क्या? तो क्या लगेगा इनको, और क्या लगेगा इस चीज को? नो ग्रेविटी। इसका मतलब कहां पर है वो? स्पेस में। तो अर्थ पे होते हुए भी क्या लग रहा है? और स्पेस में अगर हो तो मैंने क्या किया? ग्रेविटी दे दिया। जब स्पेस में ग्रेविटी दी तो क्या बन जाएगा वो? वेट। और ये वेट कहां फील करते हैं? अर्थ पे। अर्थ पे है लिफ्ट के अंदर, तब भी क्या लग रहा है? स्पेस। स्पेस में है, हमें कोई खींच रहा है, तो भी क्या लग रहा है? वेट। इसका मतलब वेट, या तो कहें स्पेस और अर्थ दोनों के दोनों बात इक्वल है। बस क्या शर्त होनी चाहिए? स्पेस में आपको वेट नहीं फील होगा। क्यों नहीं होगा? स्पेस में, अब दूसरी बात करता हूं मैं, स्पेस में वेट फील होगा। क्यों फील होगा? स्पेस में आपको खींच लिया ऊपर, तो ये क्या बात दिखती है? इक्वल। खींचोगे स्पेस लगेगा, अर्थ है। अर्थ में कोई नहीं खींचेगा, लगेगा स्पेस है। स्पेस ही क्या चीज है? अर्थ है। और अर्थ क्या है? स्पेस। इक्वल है दोनों के दोनों। इसलिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं एलिवेटर थॉट एक्सपेरिमेंट। एलिवेटर थॉट एक्सपेरिमेंट, जो क्या डिफाइन करती है? डिफाइंस ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। ये ठीक है, पॉज करो। क्या? ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन एंड वी कॉल इट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। एक नया टॉपिक और एक ये नया टॉपिक। इस टॉपिक का ये डेफिनेशन, और एक है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? जो कहानी मैंने बताई, अर्थ में लिफ्ट की रोप को काट दो, हम फ्लोट करेंगे, स्पेस लगेगा क्योंकि हम बाहर नहीं देख सकते। स्पेस में जाओ, ऊपर खींचो, हमें अर्थ लगेगी। स्पेस में ऐसे खड़े, ऊपर किसी ने खींच दिया तो लगेगा हम अर्थ के अंदर हैं। तो ये प्रिंसिपल कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, कि अर्थ और स्पेस एक ही जैसा लगेगा हमें। हाँ, एग्जाम में नहीं आ रहा ये, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, केवल बताया है मैंने। ठीक है, ओके। अगर जुपिटर का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि वेट किसकी वजह से आता है? वेट आता है केवल और केवल इसकी वजह से कि मास तो सब जगह सेम है। ठीक है।